अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू यूनिट नंबर 5, जिसका नेम है फैक्टराइजेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और लिंक्ड है चैप्टर नंबर 6 के साथ। दैट मीन्स के अगर आपको 5 यूनिट आता होगा तो आप 6 में कंफर्टेबल होंगे। 5 के बगैर 6 चैप्टर को करना भी पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बोर्ड में पेपर के हवाले से बात कर लेते हैं कि बोर्ड में एग्ज़ाम में जो है इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ आपको गाइड कर देता हूँ। एक एमसीक्यूज़ आएगा जिसका 1 नंबर होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और जिसके 2 मार्क्स होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा जिसके 4 मार्क्स होंगे, और टोटल मार्क्स कितने बनेंगे? 7 मार्क्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि इस चैप्टर में से टोटल 7 मार्क्स का बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर आएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसका एक पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर इस 5 में से आएगा, और जो दूसरा चैप्टर इसके साथ कंबाइंड होता है वो चैप्टर नंबर 6 होता है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है अगर आपको करना है तो चैप्टर नंबर 5 भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है बच्चों, तो किस चीज़ के बारे में है ये चैप्टर? फैक्टराइजेशन के बारे में। और यहाँ पे मैंने जो टॉपिक्स लिखे हैं वही हमने इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन के बारे में हम पहली 2 एक्सरसाइजेज में सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है और कैसे की जाती है। उसको डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो अगली 2 एक्सरसाइजेज हैं 5.3 और 5.4, उनमें जो हमारे टॉपिक्स हैं वो रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम 5.3 में है और फैक्टर थ्योरम जो है वो 5.4 में है। और 5.4 में हमने फैक्टर थ्योरम के ज़रिए जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी पावर, जिनकी डिग्री 3 होती है, उनको हमने फैक्टराइज करना सीखना है। तो आज स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन से। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। अगर किसी सिंगल टर्म को, कोई सिंगल एक्सप्रेशन है, कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी अमाउंट है, अगर हम उस अमाउंट को ब्रेक करके 2 अमाउंट्स के, 2 टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ये बोलते हैं कि हमने उसके क्या लिख दिए हैं? फैक्टर लिख दिए। जैसे यहाँ देखिए, पी ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। यानी कि यहाँ पे एक अमाउंट है, एक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे हमने उसके 2 बना दिए और वो दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में। और ये दोनों जी ऑफ एक्स और पी एच ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कहें कि 6 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 6 एक नंबर है, 6 एक अमाउंट है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3, यानी कि 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो हमने 6 के फैक्टर बना दिए हैं जो कि कौन है? 2 और 3। तो इस तरह किसी सिंगल अमाउंट को, किसी सिंगल एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर देना इनटू इट्स फैक्टर्स इज नोन एज फैक्टराइजेशन। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फैक्टराइजेशन होती है वो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट प्रोसेस होती है। कैसे होती है अपोजिट? कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अमाउंट्स आपस में मल्टीप्लाई करके हम उनको सिंगल अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। यानी कि 2 और 3 2 टर्म्स हैं हमारे पास, और जब आंसर आया तो हमारे पास एक ही टर्म आ गई जो कि 6 है। तो हम इसका अपोजिट क्या करेंगे कि 6 को हम लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू 3। मतलब 6 हमारे पास सिंगल टर्म है, हम उसके 2 टर्म्स की फॉर्म में, 2 फैक्टर्स की फॉर्म में क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो एक अमाउंट को, एक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक,
5.1 के अंदर हमने कौन सी टाइप की फैक्टराइजेशन करनी है, वो यहाँ पे 5 टाइप्स हैं जिसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं। मसलन ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है के ए प्लस के बी प्लस के सी, मतलब हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगी जिसमें कोई फैक्टर तीनों नंबर्स में से क्या आ रहा होगा, कॉमन आ रहा होगा। इस तरह के हमने केसेस करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। फिर हमारे पास क्या होगा, 4 नंबर्स होंगे, ये भी हम 5.1 में ही करेंगे। 4 नंबर्स ऐसे होंगे कि उन 4 के 4 में से तो कॉमन नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर हम उनको पेयर अप करके 2-2 के पेयर बना के फिर कॉमन लें तो फिर उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या है कि ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसके ज़रिए भी हम क्या करते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को इक्वल टू लिख दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम बोलते हैं कि हमने उसको उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। या हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के ये ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि वो होता है a प्लस बी का स्क्वायर, तो हम उसे लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो भी उसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। ऐसे ही अगर हम ये वाली आइडेंटिटी को देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या है, वो भी इक्वल टू होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, दो टर्म्स, दो नंबर आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई। तो उसका मतलब क्या होगा कि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। आज हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम उसमें कवर अप करने लगे हैं इसकी जो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे। पहले 3 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 ही टाइप्स हैं यहाँ पे, और हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 के टोटल क्वेश्चन भी 5 है। तो हम पहले 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। तो उसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जी देखिए, फर्स्ट पार्ट 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd, इन सब में से देखिए एक नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है सब में। जैसे ये देखिए 2 आ रहा है यहाँ पे 4 है, तो आपने देखना है कि 2 के टेबल में कौन सा नंबर जिसके टेबल में जिसके मल्टीपल हों ये तीनों नंबर, मतलब 2 भी और ये 4 भी और ये 2 भी। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं, यानी कि ये तीनों नंबर जो हैं 2, 4 और 2 ये उसके मल्टीपल हैं। और कौन सी चीज़ है यहाँ पे जो सेम आ रही है, जो कॉमन आ रही है तीनों टर्म्स के पास, वो है ए बी। तो हम इस तरह करेंगे कि इन तीनों में से 2ab क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। जब हम 2ab कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2ab बाहर कॉमन अगर चला गया है तो अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ c। यहाँ 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, तो हम 2 लिख देंगे। ab जो है वो बाहर कॉमन चला गया था, बाकी बच जाएगा x। ये 2ab बाहर कॉमन चला गया, बाकी इसमें से क्या बच जाएगा, d बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 2ab और ये ब्रैकेट वाली अमाउंट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो हमने 2 टर्म्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। पहले हमारे पास क्या थी, एक ही टर्म थी, अब क्या है कि 2 एक्सप्रेशंस बन गई हैं, 2 अमाउंट्स बन गई जिनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। तो एक अमाउंट को 2 या 2 से ज़्यादा अमाउंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो ये हमारे फैक्टर बन चुके हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखा जाए तो -3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9xy स्क्वायर, आपने कोई ऐसा नंबर चूज करना है जिसके टेबल में या जिसके ये तीनों नंबर जो हैं -3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9xy स्क्वायर, ये तीनों उसके मल्टीपल होने चाहिए। तो देखिए -3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, मतलब 3 होगा। साइन को फिलहाल आप ना देखिए, सिर्फ नंबर को देखिए। 3 के टेबल में 3 आता है, 3 आता है, ये 9 भी आएगा। उसके बाद आप देखिए कि x की अगर बात करें, x का स्क्वायर है यहाँ पे, x यहाँ पे 1 पावर के साथ है, x यहाँ पे 1 पावर के साथ है। जो वेरिएबल्स आपने कॉमन करने हैं अगर उनकी पावर्स डिफरेंट हो तो आप याद रख लीजिएगा, उनको कॉमन करने का तरीका ये है कि जो सबसे लोएस्ट पावर है ना, आपने वही कॉमन करनी है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो सबसे लोएस्ट क्या बनेगा, x बनेगा। यानी कि हमारे पास -3x कॉमन आ जाएगा। y में कॉमन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि y यहाँ पे
फर्स्ट टर्म के पास है लेकिन सेकंड टर्म के पास नहीं है, थर्ड टर्म के पास भी है। तो कॉमन का मतलब ये होता है कि जो सबके पास आ रहा हो, तीनों टर्म्स के पास होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट कॉमन क्या आएगा, -3x। -3x जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से -3 भी बाहर चला गया, x का स्केयर था, एक x बाहर चला गया है तो बाकी एक x बच जाएगा और ये y भी बच जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब माइनस में आप कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में जो अमाउंट बाकी रिमेनिंग आप बचा के लिखते हैं उसके साइन आपने क्या करने हैं, चेंज करके लिखने हैं। ये देखिए पहली अमाउंट माइनस की थी प्लस हो गई, दूसरी भी माइनस की थी प्लस हो गई, तीसरी प्लस की थी वो माइनस हो गई। यहाँ से -3x बाहर निकला है तो एक x और एक y बच जाएगा। ये पूरी अमाउंट ही बाहर निकल गई। तो जब पूरी अमाउंट ही बाहर चली जाएगी तो क्या बचा करेगा, 1। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज करके लिखना आपने। 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 पे, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ये एक x इसके पास था और एक x हमने कॉमन कर लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे x नहीं बचेगा, सिर्फ y² बच जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट की। ये 1 का 5 और जो 6 है ये दोनों क्वेश्चंस का मेथड सेम है। ब्रैकेट में कुछ अमाउंट आ रही है जो कि यहाँ पे भी है, इस पूरी अमाउंट के पास भी है। ये पूरी सिंगल टर्म आप फिलहाल इसे कंसिडर करें, आप ये सिंगल अमाउंट है, ये एक सिंगल अमाउंट है, ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है और ये फर्स्ट वाली भी एक पूरी एक्सप्रेशन है। ये क्या हो रही है आपस में, माइनस। इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, ये ब्रैकेट वाली अमाउंट सेम है। तो आप क्या करिए, ये ब्रैकेट वाली अमाउंट को कॉमन कर लीजिए। जो चीज़ सेम है उसे पहले क्या कर लें, आप कॉमन कर लें। यहाँ से जो बचेगा वो 3x³ y ये आ गया, -7x² y² वो बच जाएगा। फिर आपने ऐसे करना है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देखना है कि कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। पहली ब्रैकेट में अब कुछ भी दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन जो सेकंड ब्रैकेट है इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। x की अगर बात की जाए तो x की लोएस्ट पावर है x² और बड़ी पावर है x³, तो हम x² को कॉमन कर सकते हैं। y की अगर बात की जाए तो y है हमारे पास 1 पावर के साथ, यहाँ पे y है y² के साथ, तो y हम कितना कॉमन कर सकते हैं, y की पावर 1 कॉमन की जा सकती है। तो हम इस सेकंड ब्रैकेट में से कॉमन कर लेंगे कितना, x² y, और अंदर हमारे पास बचेगा 3x - 7y। अब ये जो हमने कॉमन की है अमाउंट, ये अमाउंट आप सेंटर में लिख दें, लास्ट पे लिख दें या इसको फर्स्ट पे लिख दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही। तो जहाँ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन अरेंज करके लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि ये वाली अमाउंट पहले लिखें फिर आगे ब्रैकेट्स लिख दें और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, 1-2 पार्ट्स इसमें से मैं करवा रहा हूँ, 1-2 आप कीजिएगा एज अ होमवर्क। पार्ट नंबर 1, 5ax - 3ay - 5bx + 3by। अब इसमें 4 नंबर्स हैं, अगर हम कॉमन लेने की कोशिश करें ओवरऑल कॉमन की तो ओवरऑल कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। 5 जैसे देखा जाए तो 5 2 नंबर्स में है, 2 में नहीं है। 3 देखा जाए तो 3 भी 2 में है और 2 में नहीं है। तो a भी 2 में है और 2 में नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ओवरऑल कॉमन नहीं ले सकते इसमें से। तो फिर आप क्या करेंगे, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे इनमें आपने क्या करना है कि 2 के पेयर्स बना के कॉमन लेना है। मतलब अब पहले 2 में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, a, क्योंकि a इन दोनों के पास है। यहाँ से बच जाएगा 5x, यहाँ से बच जाएगा 3y क्योंकि दोनों में से a बाहर चला जाएगा। यहाँ से आप कॉमन लेंगे b क्योंकि दोनों के पास b है, और b कौन सा लेंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ सेंटर में माइनस का साइन है। तो जब b कॉमन करेंगे तो अंदर बच जाएगा 5x - 3y। ये -3y क्यों, हालांकि यहाँ प्लस का साइन है। ये वाला साइन जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज करके लिखना, आपने ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जब आप पेयरिंग में कॉमन ले रहे हैं, जैसे अभी हमने लिया है कि 2 के पेयर बना के कॉमन लिया फर्स्ट 2 में से और सेकंड 2 में से, तो आपने याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट वाली अमाउंट है ये हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आएगी तो आपका क्वेश्चन फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकता, आपका आंसर नहीं आएगा सही। तो ये ब्रैकेट क्या आनी चाहिए, हमेशा सेम, साइंस का भी फर्क नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 5x - 3y को कॉमन कर लेंगे, जो ब्रैकेट सेम है उसे कॉमन कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे। इधर से जो बचेगा a और इधर से जो बचेगा माइनस का b वो आप लिख देंगे इनटू सेकंड ब्रैकेट में, और वही आपका आंसर होगा। हाँ, अगर आपने कंफर्मेशन करनी हो कि मेरा आंसर सही है या रॉन्ग है तो आप इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लिया करें।
मतलब करना नहीं है, बट अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा आंसर सही है या रॉन्ग है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। मल्टीप्लाई करने पे यही अमाउंट आनी चाहिए। अगर यही अमाउंट आ रही तो दैट मीन्स कि आपका आंसर सही है। पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स। ये देखिए ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया क्वेश्चन ऐसा जिसकी ब्रैकेट्स थी और हमने ब्रैकेट्स को कॉमन कर लिया था। ये देखिए ब्रैकेट्स कॉमन नहीं आ रही, ये ब्रैकेट सेम नहीं है। तो ब्रैकेट जब सेम नहीं होगी तो हम उनको कॉमन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक बार लिख लिया इस ब्रैकेट को, यहाँ पे हम एक बार नहीं लिख सकते। अगर ऐसा हो कि आपकी ब्रैकेट सेम ना हो तो फिर आप क्या करिए कि जो बाहरी टर्म्स होंगी, जैसे यहाँ पे z है, यहाँ पे x है, आपने उन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। ये देखिए z इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z, और x इन दोनों से होगा तो क्या बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनको पेयर अप करना है और दोबारा कॉमन लेना है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप पेयर अप इस तरह करेंगे कि यही जो जैसे अभी अरेंज्ड हैं यहाँ पे कि फर्स्ट टू में से कॉमन ले लें और सेकंड टू में से, तो आपका आंसर वही दोबारा फिर वही चीज़ आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, कॉमन लेने से पहले इसको रीअरेंज कर लेना है। ये वाली अमाउंट आप फर्स्ट पे लिख लीजिएगा या लास्ट वाली आप इस फर्स्ट के साथ कंबाइन कर लें, और जो ये वाली अमाउंट है इसको थर्ड वाली के साथ कंबाइन कर लें। फर्स्ट और 4 का पेयर कर लें, उससे क्या होगा कि हमारा कॉमन फिर भी आएगा, और जो कॉमन आ रहा होगा उसमें एक फ़ायदा होगा हमें कि हमारी जो ब्रैकेट में अमाउंट्स होंगे ना दोनों तरफ वो क्या आएंगी सेम। अब देखिए मैंने रीअरेंज कर दी है, लास्ट वाली अमाउंट को फर्स्ट वाले के साथ कंबाइन किया और सेकंड और थर्ड को कंबाइन कर दिया। अब पहली दो में से कॉमन आ रहा है एक्स जी कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से एक x था वो बाहर चला गया, z स्क्वायर है, एक z बाहर होगा, एक z अंदर लिखा जाएगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा यहाँ से x, यहाँ से माइनस z। देखिए ब्रैकेट वाली अमाउंट सेम आ रही है। और ब्रैकेट वाली अमाउंट सेम आ जाए तो दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन सही प्रोसीड हो रहा है। आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट सेम है उसे क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। x माइनस जी कॉमन कर लिया, यहाँ से बचा एक्स जी और यहाँ से प्लस का वाई स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। टोटल 4 पार्ट्स हैं, एक दो पार्ट्स इसमें से मैं करवा रहा हूँ, एक दो आप कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1 it can be written as 12a whole square plus 2 into 12a into 1 into 1। जी आपने इसे लिखा 12a का होल स्क्वायर, लास्ट वाला जो 1 है उसको लिख लें 1 का स्क्वायर, और ये जो सेंटर में अमाउंट है हमारे पास 24a, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12a इंटू 1। अगर इसे मल्टीप्लाई करके देखें वही 24a बनेगा। अब इस अमाउंट को ऐसे लिखने का क्या मकसद है हमारा कि इसको 12a का स्क्वायर बना दिया, मतलब स्क्वायर बना के लिख दिया, लास्ट वाली को स्क्वायर बना के लिख दिया, और सेंटर वाली अमाउंट 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड अमाउंट, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड अमाउंट उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो अगर आप इसे अपने फार्मूला जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है उससे कंपेयर करें तो देखिए यही फॉर्म बन रही है, सेम टू सेम ये चीज़ हमारे फार्मूला से मैच कर रही है, रिजेंबल कर रही है। आप इसे कंसीडर कर लें ये a है, लास्ट वाली को कंसीडर कर लें b है, और जो सेंटर में अमाउंट पड़ी उसे आप कंसीडर कर लें 2ab। तो अगर ये चीज़ जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हमारा क्वेश्चन किसका स्क्वायर बनेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा a कौन है। यहाँ पे ये जो 12a है ये हमारा एज अ a आ रहा है, और लास्ट वाला जो 1 है वो हमारा एज अ b आ रहा है। तो हम जैसे इसको क्लोज करके लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम इसको क्लोज करके लिखेंगे 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये भी आपका आंसर है, यानी कि ये जो आपकी गिवन अमाउंट है उसके फैक्टर बन चुके हैं, और उसके कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर्स हैं। जो पावर होती है वो आपको ये बता रही होती है कि इसके पास कितने फैक्टर हैं। इस तरह के 12a प्लस 1 के तरह के 2 फैक्टर्स हैं। आप ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है, या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आप इसे बजाय स्क्वायर में लिखने के नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा 12a प्लस 1
इंटू 12a+1, मतलब वही फैक्टर एक बार फिर लिख देंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। x+y² माइनस 14z इंटू x+y प्लस 49z²। ये पहली जो अमाउंट है इसे आप a कंसीडर कर लें और लास्ट वाली अमाउंट को आप b की फॉर्म में लेके जाइए। पहले ये x+y का स्क्वायर और सेंटर वाली अमाउंट को आप लिखें 2ab की फॉर्म में, और लास्ट वाली अमाउंट जो है 49z² उसको हम लिख सकते हैं 7z का स्क्वायर, और ये वाली अमाउंट को हम लिखेंगे 2 इंटू a इंटू b की फॉर्म में। 2 इंटू a हमारा वो होता है जो पहला स्क्वायर होता है, और जो b होता है वो कौन होता है, जो सेकंड स्क्वायर है। सेकंड स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 7z है, तो 2 इंटू a इंटू b। आप अगर कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारा ये जो हमने इसको फार्मूले की शेप में लिखा है ये सही है ये रॉन्ग है, तो आप क्या करें, इसको रिटेन करके देख लें। रिटेन करने का मतलब ये होता है कि इसको दोबारा ओपन करके देखें ये चीज़ बनती है या नहीं बनती। 7z का स्क्वायर 49z² बन जाएगा। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 7z 14z इंटू x+y वैसे आ जाएगा, ये देखिए, और x+y का स्क्वायर तो वो एज इट इज़ ही आ रहा है। तो आप इसे कंसीडर करेंगे कि ये आपका a है और लास्ट वाली अमाउंट आपका b है, और ये सेंटर में 2ab पड़ा है, तो ये बन जाएगा फार्मूला a² माइनस 2ab। इस बार माइनस का फार्मूला बनेगा -2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपका ये फार्मूला जो है वो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। अब आपके पास a कौन है, आपके पास a है x+y और आपके पास b कौन है 7z। तो आप इनको क्लोज करके लिखेंगे x+y माइनस 7z का होल स्क्वायर, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो पहले 3 क्वेश्चंस तक ही था। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज के करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।